हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नित्य लेक्चरर में। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 9 के गणित का पाठ 1 संख्या पद्धति की शुरुआत करने वाले हैं। तो पहली वीडियो में हम परिचय के बारे में बात करेंगे कि पाठ 1 में आपके कौन कौन सी चीज़ें जाननी है, जिससे कि पाठ 1 के सारे क्वेश्चन आसानी से आपको समझ में आ जाएँ। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे प्राकृतिक संख्या के बारे में। ठीक है, प्राकृतिक संख्या को हम अंग्रेजी में नेचुरल नंबर बोलते हैं, इसे यन से डिनोट करते हैं। ठीक है, प्राकृतिक संख्या चूँकि क्लास 6 ही से आपको पढ़ाई जा रही है, तो प्राकृतिक संख्या के बारे में आपको ज़्यादा कुछ नहीं समझना है। बस ये समझना है कि जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो 1 से शुरू होती हैं और 1 से आने वाली अनंत तक की जितनी भी संख्याएं होती हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ऐसे डॉट 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 करके जितनी भी संख्याएं इनफाइनाइट तक आती हैं, उन सभी संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, इन सभी संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ध्यान दीजिएगा कि गिनने वाली जितनी भी संख्याएं होती हैं, इसकी परिभाषा ये होती है कि गिनने वाली जितनी भी संख्याएं होती हैं उन संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, तो 1, 2, 3 से मतलब किसी भी चीज़ की शुरुआत हम 1 से करते हैं, तो 1, 2, 3, 4 ऐसे करके जितनी भी संख्याएं, अगर इसके बीच में अगर 108 आ जाए तो 108 भी क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, इसके बीच में क्या आ जाए, 192 आ जाए तो वह भी एक प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, लेकिन ये सभी प्राकृतिक संख्या है, लेकिन अगर जीरो हो तो जीरो को पूछा जाए कि क्या वो एक प्राकृतिक संख्या है, तो जीरो प्राकृतिक संख्या नहीं होता है, क्योंकि जो प्राकृतिक संख्या की शुरुआत होती है 1 से होती है। ठीक है, 1 के बाद से आने वाली सभी संख्याएं क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्या होती है। पूर्ण संख्या की बात करते हैं। पूर्ण संख्या उसी चीज़ को समझना है हमें जो इसमें जीरो हमने नहीं ऐड किया था। तो पूर्ण संख्या में सारी प्राकृतिक संख्याएं तो आती ही हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। ठीक है, जितनी भी संख्याएं होती हैं, अनंत तक की जितनी भी संख्याएं हो सकती हैं, वो सभी संख्याएं तो होती ही हैं पूर्ण संख्या में। इसमें जीरो भी होती है। ठीक है, जीरो भी होता है, तो जीरो क्या होता है, पूर्ण संख्या होता है। ठीक है, तो पूर्ण संख्या की शुरुआत जीरो से ही हो जाती है और प्राकृतिक संख्या की शुरुआत 1 से होती है। तो जीरो कभी भी प्राकृतिक संख्या नहीं होता है, बल्कि सभी प्राकृतिक संख्या जो होती है वो पूर्ण संख्याएं होती हैं। ठीक है, सभी प्राकृतिक संख्या आप देख रहे हैं कि इसमें भी हैं, तो इसमें क्या है, पूर्ण संख्या के रूप में हैं। तो सभी प्राकृतिक संख्याओं को हम पूर्ण संख्या कह सकते हैं, लेकिन जीरो को हम प्राकृतिक संख्या नहीं बोल सकते हैं। ध्यान से समझिएगा इस बात को। ये जो हमने बात बोला है ये आपके क्वेश्चन में भी होगा, आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन में भी हो सकता है। अब बात करते हैं कि पूर्णांक क्या होता है। तो पूर्णांक में वे नंबर जो जिसमें पॉजिटिव नंबर्स भी आए, नेगेटिव नंबर्स भी, यानी धनात्मक संख्याएं भी आए, ऋणात्मक संख्याएं भी आए, उन सभी संख्याओं को हम पूर्णांक कहते हैं। जैसे कि अगर हम संख्या रेखा पर देखें, तो संख्या रेखा अगर कुछ इस प्रकार से है, ठीक है, संख्या रेखा को अगर कुछ इस प्रकार से है, तो बीच में हमारा जीरो होता है और इस साइड में यानी दाहिने साइड में हमारा पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, यानी कि धनात्मक संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 इनफाइनाइट। ठीक है, अधिक दूर तक गए हुए हैं जितनी भी संख्याएं हो सकती हैं। इधर हमारे बाईं तरफ माइनस वाले होते हैं, तो -1, -2, -3, -4 और ये डॉट 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 इनफाइनाइट। ठीक है, तो देख सकते हैं आप कि इन संख्याओं को, यहाँ पे हमारी ऋणात्मक संख्या है, यहाँ पे धनात्मक संख्या है, बीच में जीरो, इन सभी संख्याओं को अगर मिलाकर देखा जाए तो सभी संख्याओं को हम पूर्णांक कहते हैं। वही बात की जाए कि पूर्णांक की क्लासिफिकेशन, पूर्णांक का वर्गीकरण क्या होता है, तो पूर्णांक के वर्गीकरण में हम धनात्मक जो संख्याएं हैं, इन सभी धनात्मक संख्याओं को हम धनात्मक पूर्णांक बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, धनात्मक पूर्णांक। जितनी भी धनात्मक संख्याएं होंगी उनको धनात्मक पूर्णांक, और जितनी भी ऋणात्मक संख्याएं होंगी उसको हम ऋणात्मक पूर्णांक बोल देते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक। बस यही होता है इसका वर्गीकरण, ऋणात्मक पूर्णांक। तो आशा करता हूँ आपको पूर्णांक समझ में आ गया होगा, छोटे छोटे क्लासों से भी आप ये चीज़ें पढ़ते आ रहे होंगे। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या हमने समझ लिया, पूर्ण संख्या, पूर्णांक हमने समझ लिया। अब बात करते हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में। ठीक है, देखिए परिमेय संख्याएं क्या होती है। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिसे हम p/q के रूप में लिख सकें, यानी कि भिन्न के रूप में लिख सकते, बट्टे के रूप में। जैसे देखिए इसकी परिभाषा क्या होगी, जिसे हम p/q के रूप में लिख सके, जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, वही जो संख्याएं होंगी परिमेय संख्याएं होंगी। और p और q क्या होना चाहिए, p तथा q पूर्णांक होने चाहिए। पूर्णांक का मतलब क्या, पूर्णांक होना चाहिए।
पूर्णांक का मतलब ये होता है कि जैसे अभी हमने बताया कि उसमें ऋणात्मक संख्याएं भी हो सकती हैं, धनात्मक संख्याएं, कोई भी संख्याएं आ सकती हैं, ठीक है। तो पूर्णांक वही होता है। अब P और Q क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। एक कंडीशन और होता है कि Q जो होता है, Q इज़ नॉट इक्वल 0 होना चाहिए, Q की जगह पे 0 नहीं होना चाहिए। जैसे कि P बाई Q के रूप में कौन सी संख्या लिखी जा सकती है, जैसे कि 5/4 हमने लिख लिया, इसको हम एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहे हैं। 5/4 हमने लिखा, तो 5/4 आप देख रहे हैं कि ये P ऊपर है, ऊपर P है, नीचे Q है, Q के रूप में लिखा गया है। 5 और 4 दोनों क्या है, पूर्णांक है। धनात्मक संख्याएं क्या होती है, पूर्णांक होती हैं। तो 5 और 4 दोनों पूर्णांक भी है, तो ये भी फॉलो कर रहा है। पहला तो हमारा ये है कि P बाई Q के रूप में होना चाहिए। दूसरा कंडीशन ये है कि P और Q क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। तीसरा कंडीशन ये कह रहा है कि Q इज़ नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। Q जो है, Q की जगह पे, यहाँ पे देखिए Q की जगह पे 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 4 है, तो ये जो संख्या होगी ये क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। ये जो 5/4 होगी ये परिमेय संख्या होगी। ऐसा करता हूँ, समझ में आ गया होगा। अब देखिए जैसे कि 8 को हम लिखें, केवल 8 को, और नीचे हम 3 लिख दें, बट्टा में भिन्न के रूप में लिख दें, तो इसमें आप देखेंगे कि ऊपर P है, नीचे Q है, और P और Q दोनों क्या है, दोनों संख्या 8 और 3 दोनों क्या है, पूर्णांक है, और Q की जगह पे क्या है, 0 नहीं है, तो इसलिए ये भी संख्या क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। लेकिन वहीं पे अगर हम बात करें कि 7/0 ले लें, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि ऊपर भी P है, नीचे Q है, दोनों संख्याएं पूर्णांक भी हैं, लेकिन Q इज़ नॉट इक्वल 0 होना चाहिए, Q की जगह पे 0 नहीं होना चाहिए। तो ये जो संख्या होगी ये कभी भी परिमेय संख्या नहीं कही जा सकती है, ठीक है। ये परिमेय संख्या नहीं होगी, तो इसलिए हमने काट दिया, समझाने के लिए हमने समझाया था, ठीक है। अब जैसे कि केवल पूछा जाए कि 5 केवल एक परिमेय संख्या है, तो आप कहेंगे हाँ केवल 5 परिमेय संख्या है, क्योंकि 5 के नीचे हम बट्टा 1 लिखेंगे तो किसी भी तरह की इसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं होगी, क्योंकि 1 से हम किसी भी संख्या में भाग दें वही संख्या हमें प्राप्त होती है, ठीक है। ये हम किसी भी संख्या के बट्टे में 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो 5 बट्टा में हमने 1 लिखा है, तो ये हमने बट्टा में 1 लिख दिया, क्योंकि हमने केवल बताना था कि 5 परिमेय संख्या है कि नहीं, तो नीचे हमने 1 लिख दिया, तो ये P बाई Q के रूप में हो गया, यानी कि पहला नियम फॉलो कर रहा है। दूसरा नियम, P और Q पूर्णांक होना चाहिए, तो 5 और 1 दोनों क्या है, पूर्णांक है, और Q बराबर मतलब 0 नहीं है, तो इसलिए ये भी जो संख्या होगी ये परिमेय संख्या होगी। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। बाकी परिमेय संख्या से जो भी डाउट होंगे वो सभी आपके एक्सरसाइज में आपके कंफर्म हो जाएंगे, किसी भी तरीके के कोई भी डाउट नहीं बचेंगे एक्सरसाइज क्वेश्चन के करते समय, ठीक है। अब बात करते हैं अपरिमेय संख्या के बारे में। अपरिमेय संख्या क्या होती है, जिसे हम देखिए, अपरिमेय संख्या में क्या होगा कि जिसे हम P बाई Q के रूप में नहीं लिख पाएंगे, यानी कि परिमेय संख्या के बाद से बची हुई जो भी संख्याएं होंगी वो अपरिमेय संख्या होगी, जिसे हम P बाई Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जिसे हम P बाई Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। वो जो संख्याएं होंगी क्या होंगी, अपरिमेय संख्याएं होंगी। जैसे कि रूट में 2, अंडर रूट में 2, जैसे ये जो नियम है ये हम बताएंगे। अगर रूट में अगर पूर्ण वर्ग होगा, पूर्ण वर्ग का मतलब क्या होता है वो भी हम समझाएंगे, अभी हम बताएंगे। अगर पूर्ण वर्ग होता है तो वो परिमेय संख्या होगा, लेकिन पूर्ण वर्ग नहीं है, 2 क्या है, एक पूर्ण वर्ग नहीं है, इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या होगा। जैसे कि रूट में 2, रूट में 3, 3 भी क्या है, एक पूर्ण वर्ग नहीं है, इसलिए क्या होगा, ये रूट में 3 एक अपरिमेय संख्या होगा। इस तरीके की जो भी संख्याएं मिलेंगी वो एक अपरिमेय संख्या, जैसे कि दशमलव में 0, 3, 3, 3, 3, 3 ऐसी संख्याएं आती जाती हैं, 3, 3, तो इन संख्याओं को हम अपरिमेय संख्या बोलते हैं, ठीक है। बात करते हैं वास्तविक संख्या के बारे में। तो वास्तविक संख्या क्या होता है, इसे हम अंग्रेजी में रियल नंबर बोलते हैं, ठीक है। और परिमेय संख्याओं को रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या को इरेशनल नंबर, वास्तविक संख्या को रियल नंबर बोलते हैं। वास्तविक संख्याओं का मतलब ये होता है कि जिसमें हम प्राकृत संख्या को भी देखें, प्राकृत संख्या भी देखें, और इसमें हम पूर्ण संख्या को भी देखें, पूर्ण संख्या को भी पाएँ, और प्लस पूर्णांक भी हो, और प्लस में परिमेय संख्या भी हो, परिमेय संख्या भी सम्मिलित हो, और अपरिमेय संख्या भी सम्मिलित हो, अपरिमेय संख्या भी सम्मिलित हो। इन सभी संख्याओं के मिश्रण को हम वास्तविक संख्या कहते हैं, ठीक है। जैसे कि इन संख्याओं में हम प्राकृत संख्या 1, 2, 3 ऐसे नंबर्स भी देख सकते हैं, पूर्ण संख्या 0, 2, 3 ऐसे नंबर्स भी देख सकते हैं, पूर्णांक -3, -2, +4 ये सभी संख्याएं आ सकती हैं। परिमेय संख्या 1/2, 3/4, 5, 6 ये सभी संख्याएं आ सकती हैं। अपरिमेय संख्या 0.333 ...
और भी बहुत सारी चीज़ें, रूट में 2, ये सभी जो संख्याएं होंगी ना, ये सभी संख्याएं आपकी वास्तविक संख्याओं में आ जाएंगी, ठीक है। जिसमें सभी संख्याएं हो, प्राकृत संख्या भी हो, पूर्ण संख्या भी हो, पूर्णांक भी हो, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, सभी संख्याएं हो, उसे हम वास्तविक संख्या बोलते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि पूर्ण वर्ग जो होता है वो क्या होता है। अभी हमने बताया था कि इसको हम समझाएंगे। अगर किसी रूट में पूर्ण वर्ग संख्या हो, पूर्ण वर्ग संख्या हो, तो उसे हम परिमेय संख्या बोलते हैं। रूट में अगर पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो तो उसे हम अपरिमेय संख्या बोलते हैं। पूर्ण वर्ग का मतलब ये होता है कि अगर किसी भी नंबर का हम स्क्वायर करें, जैसे कि 1 का स्क्वायर करेंगे हमारा 1 मिलेगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 मिलेगा, 4 का स्क्वायर करेंगे हमारा 16 मिलेगा, ठीक है। इस तरीके से हमें स्क्वायर प्राप्त होता है। 1 का स्क्वायर यानी 1 गुणे 1 बराबर 1, 2 का स्क्वायर 2 गुणे 2 बराबर 4, 3 का स्क्वायर 3 गुणे 3 बराबर 9, 4 का स्क्वायर 4 गुणे 4 बराबर 16, ठीक है। स्क्वायर करने के बाद से ये जो नंबर आ रहे हैं ना, इन संख्याओं के स्क्वायर करने के बाद से जो नंबर आ रहे हैं ये एक परफेक्ट स्क्वायर बनते हैं, ठीक है। ये जो नंबर कहलाएंगे एक परफेक्ट स्क्वायर कहलाएंगे। किसी के स्क्वायर करने के बाद से प्राप्त हुआ नंबर परफेक्ट स्क्वायर यानी कि पूर्ण संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है, पूर्ण संख्या कहलाता है। पूर्ण संख्याएं कौन होती हैं, किसी के स्क्वायर करने से प्राप्त हुई संख्याओं को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। अब इसमें देख सकते हैं आप कि रूट में हमारा जो 4 होगा, रूट में 4 होगा, एक पूर्ण संख्या होगा, ठीक है। रूट में 4 एक पूर्ण संख्या होगा क्योंकि ये 2 के स्क्वायर करने से प्राप्त हुआ है, तो यह क्या होगा, पूर्ण संख्या होगा। रूट में इसके 1 और 4 के बीच में और कौन सी संख्याएं आ जाएंगी, रूट में जैसे 2, ये क्या होगा, एक पूर्ण संख्या नहीं होगा क्योंकि ये किसी के स्क्वायर करने से नहीं आया है। रूट में 3 एक पूर्ण संख्या नहीं होगा क्योंकि ये किसी के स्क्वायर करने से नहीं आया है। रूट में 4 की बात करें तो ये 2 के स्क्वायर करने से आया हुआ है, इसलिए ये पूर्ण वर्ग संख्या कहलाएगा। तो जब भी इस तरीके की संख्याएं आएंगी, जैसे कि रूट में अगर 4 आ जाए, तो ऐसी संख्याएं क्या होंगी, एक पूर्ण वर्ग संख्याएं होंगी और इस संख्याओं को हम परिमेय संख्या में लेते हैं, ठीक है। पूर्ण वर्ग संख्याएं जो नहीं होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, जैसे कि रूट में 2, रूट में 3। अब देखिए यहाँ पे 4 और 3 का स्क्वायर करने पर हमें 9 प्राप्त हुआ, तो 4 और 9 के बीच में कौन कौन से नंबर आ गए आपके, रूट में 5, रूट में 6, रूट में 7, रूट में 8। ये जो सभी संख्याएं निकली आपकी वो अपरिमेय संख्याओं में आएंगी क्योंकि ये पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है और इसलिए ये अपरिमेय संख्याएं होंगी, ठीक है। पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है इसलिए यह अपरिमेय संख्या में होगी। किसी भी रूट के अंदर में अगर पूर्ण वर्ग संख्या है तो वह परिमेय संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो वह अपरिमेय संख्या होगी। तो आशा करता हूँ आपको ये सभी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला टॉपिक हमारा क्या है। अब देखिए अगला जो टॉपिक है हमारा संख्या का दशमलव प्रसार, ठीक है। संख्या का जो दशमलव प्रसार होता है 2 तरह से हो सकता है। पहला होता है शांत दशमलव, दूसरा अशांत दशमलव। देखिए ये छोटी सी चीज़ें हैं और इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, ठीक है। अशांत दशमलव को 2 भागों में बांट दिया जाता है, अनवसानी आवर्ती, अनवसानी अनावर्ती, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, अंग्रेजी में टर्मिनल रियकरिंग बोलते हैं और नॉन टर्मिनल नॉन रियकरिंग बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें बात करेंगे शांत दशमलव के बारे में। शांत दशमलव क्या होता है, शांत दशमलव का मतलब ये होता है कि किसी संख्या से अगर हम भाग देते हैं तो कुछ समय के बाद से, कटने के बाद से उसका जो शेषफल है पूरा एकदम अच्छे से उसका शेषफल शांत में आए। जैसे कि अगर हम किसी 10 में भाग देते हैं 4 से अगर हम 10 में भाग देते हैं तो ये हो जाएगा 4 दूना का 8। अब 10 में से 8 जाएगा तो यहाँ पे 2 बचेगा, ठीक है। अब नहीं भाग जाएगा तो एक 0 लेंगे, दशमलव बढ़ाएंगे और 4 पचे क्या हो जाएगा हमारा 20। इस तरीके से हम इसे भाग देंगे और 2.5 हमारा आ जाएगा। यानी कि जब भी हम किसी संख्या में भाग देते हैं शेषफल हमें किसी समय के बाद से जाने के बाद 0 आ जाए। आपने कभी कभी भाग दिया होगा तो कुछ भाग ऐसे होते हैं जो भगते जाते हैं, कभी भी ख़त्म ही नहीं होते, उसके शेषफल 0 आते ही नहीं है, ठीक है। तो हमें वहीं पर रुक करके उसको लिखना होता है कि शेषफल इसका इतना हुआ है, क्योंकि उसका शेषफल 0 कभी आता ही नहीं है कितना हो भगाने पर, चाहे आप दशमलव में लेकर के करें या फिर कुछ भी करें। तो जब भी दशमलव में लेकर करें या फिर बिना दशमलव के ही 0 आ जाए शेषफल, तो उन संख्याओं को हम क्या कहते हैं, शांत दशमलव कहते हैं। जैसे कि इसमें दशमलव तो आया लेकिन इसका जो शेषफल है 0 प्राप्त हो गया। जैसे कि 2.5 हमारा एक संख्या मिला और ये जो 2.5 है इसके बाद से कोई नंबर नहीं, 2.5 के बाद से कोई नंबर इसमें ऐड नहीं कर सकते, कोई नंबर नहीं आ रहा है क्योंकि शेषफल तो 0 हो गया है, इसलिए ये जो नंबर होंगे शांत दशमलव। इसी तरीके से किसी संख्या में भाग देने पर अगर 6.4 आ जाए, ठीक है, तो ये भी क्या होगा, इसके बाद से अगर कोई नंबर नहीं आ रहा है तो ये भी शांत दशमलव होगा। इसी तरह से किसी नंबर में 63.5, 6, 7, 8 इतना तक आके रुक जाए, ठीक है, इसके आगे कोई संख्या न आए
तो ये सभी संख्याएं क्या होंगी, शांत दशमलव प्रसार वाली संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। जैसे कि और भी बहुत सारी संख्याएं हो सकती है, 7.863 ऐसी संख्याएं कोई आ जाए जिसमें हम भाग देने पर 7.86373 इतना प्राप्त हो, तो ये जो संख्या होगी ये शांत दशमलव की संख्या कहलाएगी। बात करते हैं अशांत दशमलव में। अशांत दशमलव को हम दो भागों में बांट देते हैं, अनवसानी आवर्ती और अनवसानी अनावर्ती। अनवसानी आवर्ती का मतलब ये होता है कि ऐसी संख्याएं जिस संख्या में अगर किसी संख्या से भाग देते हैं तो उनके जो दशमलव में मान निकलेंगे, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे समझाते हैं, वो हमारे इस तरीके से आएंगे 3.3333333, और ये 3 कभी ख़त्म ही नहीं होता है। ठीक है, किसी भी संख्याओं में आपने भाग करते हुए देखा होगा कभी कभी। जैसे कि मान लीजिए हम करके भी देख लेते हैं, यहाँ पे 10 ले लेते हैं और 3 से इसमें भाग देते हैं, तो 3 तरीका क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 1 बचेगा। ठीक है, 1 बचेगा, यहाँ पे 10 में से 9 जाएगा तो 1 बचेगा। फिर हमने यहाँ पे दशमलव बढ़ा दिया, दशमलव बढ़ाने के बाद से यहाँ पे हम 0 बढ़ाएंगे, फिर 3 तरीका 9, 3 बार में काटेंगे, 9 बचेगा, फिर 1 हो जाएगा यहाँ पे, फिर 0 बढ़ाएंगे यहाँ पे, फिर 3 तरीका 9, फिर 1 हो जाएगा। इसी तरीके से कटता जाएगा और ये 3 3 3 3 3 3 आता जाएगा, पता नहीं कितना आएगा। ठीक है, तो 3 3 के बाद से हमने डॉट डॉट लगा दिया। और इसको लिखने का तरीका एक और हो सकता है, तो वो बताते हैं अभी। तो देखिए, इस तरीके की जो भी संख्याएँ आए जिसमें कि वह नंबर सेम फिर से रिपीट होने लगे, दशमलव के बाद से जो संख्याएँ हो वो संख्याएं फिर से रिपीट होने लगे, उन संख्याओं को हम अनावसानी आवर्ती बोलते हैं। जैसे कि इस तरीके की और भी संख्याएं हो सकती है, जैसे कि 3.5757 आने लगे बार बार, 5757 बार बार यही आए। ठीक है, 5757575757, इन 3 की दशमलव के बाद से यही संख्याएं अगर आने लगे तो इन संख्याओं को हम अनावसानी आवर्ती बोलेंगे। इसके रिप्रेजेंट करने का तरीका एक और है कि 3.3 हम लिख करके 3 पर बार लगा सकते हैं। 3 पर बार लगाने का मतलब, दंड लगाने का मतलब ये है कि 3 जो है बार बार आ रहा है। ठीक है, इसी तरीके से इसको लिखने के लिए 3.57 बार बार आ रहा है, तो 5 और 7 पे हम दोनों पे क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। ठीक है, आपको समझ में आ गई होगी। अनावसानी अनावर्ती की बात कर लेते हैं। तो अनावसानी अनावर्ती का मतलब ये होता है कि किसी भी संख्या में किसी संख्या से अगर हम भाग दे रहे हैं तो उसका जो भाग देने पर जो हमारा मान निकलेगा 5.3789876 यानी रैंडमली कोई नंबर्स आ रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई नंबर रिपीट हो रहा है, नहीं, आपके कुछ से कोई से भी नंबर आ जा रहे हैं। ठीक है, कभी भी मतलब ये नहीं है कि इसके जैसे कभी कभी सेम नहीं आ रहे हैं। ठीक है, कोई भी नंबर आ जा रहे हैं, जैसे कि 9 8 हो गया, इसके बाद दशमलव हमने लगाया किसी संख्या को भाग दिए तो, और फिर से उसमें 9 8 7 6 3 2 1 9 8 7 6 5 4 3 कोई भी ऐसी रैंडमली संख्याएं निकल रही हैं। ठीक है, इस तरीके से संख्याएं आ रही हैं और वो भाग खत्म ही नहीं हो रहा है, तो उसे हम अनावसानी अनावर्ती में रखते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि अशांत दशमलव जो होगा दो तरह से होगा, अनावसानी आवर्ती जिसमें कि एक संख्याओं के बाद से वही संख्याएं रिपीट होने लगेंगी, और इसमें क्या होगा कि अलग अलग रेंडमली संख्याएं मिलती जाएंगी और भाग कभी ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। कैसी लगी आपको वीडियो ये भी आप ज़रूर कमेंट करके बताएं, कि ताकि हम आगे की वीडियो जो है और भी अच्छे तरीके से आपके लिए बना सकें। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए एक्सरसाइज के साथ। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।